ये उनकी पर्सनल चॉइस है। तो हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उससे उत्पन्न सीमा विवाद की। कल हम लोगों ने इस कड़ी में, एक सेकंड लीजिएगा, कल हमने इस कड़ी में यह देखा था कि यह जो सर क्रीक वाला विवाद है ये क्या है, और यहां पर कल हमने कच्चा तीबू का विवाद देखा था। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वह कल का क्या करेगा, एक बेस बनेगा। तो आज जो हमारा डिस्कशन है, आज हम पूरे पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हम यहीं से जर्नी स्टार्ट करें तो सबसे पहले है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो सीमा लगती है वह 3323 किलोमीटर की, ठीक है, 3323 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। और इसको याद रखने के लिए शायद एक नोकिया का मोबाइल फोन आता था 3323, है ना, ऐसा कुछ आता था। तो इससे हम इतनी सीमा को साझा करते हैं। फिर हम उत्तर बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान हमें मिलता है, और अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा लगभग 106 किलोमीटर का, ठीक है, लगभग 106 किलोमीटर का एक सीमा मिलती है। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली चीज है, जिसको मैं आगे बताऊंगा भी, यह वाला जो क्षेत्र है ना, इस पर अभी क्या कर रखा है पाकिस्तान ने, हमारा जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए, इस पर क्या कर रखा है, अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इसको हम बोलते हैं पीओके, और इसके वजह से डायरेक्ट अभी हम जो है कि अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद हम जब आएंगे, इधर आ जाएगा चाइना, और चाइना को आप देखेंगे तो यहां से लेकर ऐसे होते हुए, है ना, यहां से होते हुए यहां तक हमें बॉर्डर देखने को मिलेगा। और ये जो बॉर्डर है आज के समय में काफी आसान बना हुआ है। तो इसके साथ हमारी जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, है ना, 3488 किलोमीटर की सीमा यहां पर लगती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएंगे नेपाल। और नेपाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सबसे अच्छे पड़ोसियों में से एक रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या है, चूंकि हमारा चाइना के साथ विवाद चल रहा है, तो नेपाल भी क्या हो चुका है, चाइना के रंग में रंग चुका है। और वह भी अब उसके भी तेवर क्या है, थोड़े से अलग दिख रहे हैं। और इसी के कारण हम नेपाल के साथ जो विवाद है उसको भी देखेंगे। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की हम सीमा को साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा प्यारा सा देश हमें देखने को मिलेगा, भूटान। इसके साथ हम 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, इसको हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर से हम यहां पर आ जाएंगे, और यह जो देश है इस समय अशांत है। आपको पता है लगभग 2 साल पहले, लगभग 2.5 साल पहले यहां पर क्या, म्यांमार में क्या हुआ था, सैन्य तख्तापलट। सैन्य तख्तापलट का मतलब है कि वहां की चुनी हुई सरकार को सेना ने हटा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। और जब यहां पर कब्जा कर लिया तो ये क्षेत्र काफी अशांत बना हुआ है। अभी कंडीशन इतनी खराब है कि म्यांमार से लोग भाग भाग कर यह पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो हम म्यांमार के साथ भी सीमा को साझा देखेंगे, और इसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा को हम साझा करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम उस देश के पास जिसके साथ हम सर्वाधिक बाउंड्री शेयर करते हैं, और वह जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन सा है, बांग्लादेश। और आपको पता है कि जो बांग्लादेश है इसके साथ हम लोग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो एक तो हुआ ब्रीफ डिस्कशन। अब इस ब्रीफ डिस्कशन में बस आपको यह पता चल गया कि ठीक है सर, कितनी सीमा हम साझा करते हैं। तो जो आपको अभी तक पता चला, ये तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो वनडे की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको भी पता चलता होगा। लेकिन अगर हम यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हमारी यहां से क्या होगी, जर्नी स्टार्ट होगी, और एक एक करके हम एक एक देश को लेंगे और उनके साथ सीमा विवाद की परतों को खोलेंगे। जैसे प्याज हटाते हैं ना, प्याज का छिलका हटाते हैं तो एक के बाद दूसरी लेयर निकलती है। ठीक इसी तरह से हमारे यहां पर ये जो पड़ोसी देश हैं, सभी देशों के साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। और इसी के कारण मैं यहां पर सीमा विवाद को संक्षेप में ही बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि कभी भी आर्टिकल में कुछ भी आए आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आईआर में हम सीमा विवाद को समझते हैं, देखो जब आईआर में हम सीमा विवाद को समझेंगे तो कैसे समझेंगे, उसका एक संक्षिप्त परिचय अभी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के साथ हमारी कौन कौन सी सीमा लगती है, कितने राज्य टच करते हैं, सीमा विवाद के कौन कौन से केंद्र हैं, बस इतना। लेकिन जब हम आईआर में इसको डिस्कस करते हैं तो यह देखते हैं इस सीमा विवाद का बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या रहा है, और इस के बाद कौन कौन सी पहल की गई, कब क्या घटनाक्रम हुआ, उससे क्या परिणाम निकला, कौन कौन से मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय बने, कहां पर किस तरह के जो है कि चीजें हमारे सामने आई, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव में दोनों देशों के संबंध किस तरह से प्रभावित हुए, आर्थिक संबंध कैसे प्रभावित हुए, विदेश नीति के संबंध कैसे प्रभावित हुए, है ना। इन सब पक्षों को देखते हैं तो वहां पर जो डिस्कशन होता है वो ज्यादा डायनामिक हो जाता है, क्योंकि उसकी अप्रोच ही अलग है। लेकिन यहां पर तो हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिस्कशन को देखना है। तो एक एक करके हम सबसे पहले जो है कि क्या करेंगे, पाकिस्तान से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो माफी चाहता हूं, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है कि लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, अर्थात इतनी लंबी हम जो है कि सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, जब हम 15,200 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा कर रहे हैं, स्वाभाविक है इस सीमा पर क्या क्या हो रहा है, उसके पीछे की ज्योग्राफी किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमें समझना होगा। अर्थात हम सभी चीजों को तो नहीं समझ सकते, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में भारत की सीमा का जो ज्योग्राफी है उसको हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों, यहीं से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से हम साझा कर रहे हैं। अब यहां पर आपका कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि सर हम श्रीलंका के साथ, तो देखो बच्चे, श्रीलंका के साथ जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, यहां पर एडम ब्रिज है, राम सेतु है, और यह एक जलीय क्षेत्र है, और यहां पर जो सीमा का निर्धारण होता है वह जलीय नियमों के तहत होता है, इसलिए इसको हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम देखते हैं ना, तो कल भी मैंने आपको भारत और पाकिस्तान सीमा का एक बिंदु जिसका नाम है सर क्रीक, उसको बताया था। तो देश के विभाजन के साथ ही दोनों देशों में सीमा विवाद प्रारंभ हो गया, और जब देश का विभाजन हो रहा था तो माउंटबेटन थे, है ना, उस समय माउंटबेटन साहब थे। माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को बुलाया, कहा कि भैया देखो ये जो है कि देश तो अब अलग होकर ही रहेंगे, ये मानेंगे नहीं, अब इनके बीच में सीमा का निर्धारण करना है। अब रेड क्लिफ ने सोचा कि कहां जाए, है ना, कहां कहां पर जाके चूना गिराया जाए, कहां कहां निशान लगाया जाए, क्योंकि उतनी शांति थी नहीं। और दूसरी चीज जो है कि विभाजन तात्कालिक तौर पर होना था, अर्थात उसको टाला भी नहीं जा सकता था। ऐसे में उन्होंने क्या किया, रेड क्लिफ ने जो है कि सीमा का जब निर्धारण किया तो उन्होंने मैप लिया, इंडिया का मैप लिया, और मैप लेकर उस पर जो है कि लकीरें खींच दी। अब आप इस चीज को ऐसे समझो, मान लो मैं आपके जिले का एक मैप ले लूं, ठीक है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, एक आपके जिले का मैप ले लूं। अब आपका जो जिला है कितना बड़ा होगा, है ना, और उसको मैंने मैप पे दर्शाया है। अब मैं क्या करूं, देखो ये मार्कर जो है ना, इसका जो पिन है ये भी मोटा है, मैं ये कह दूं कि यह वाला जो भाग है, यह वाला भाग है ना, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं, ऐसे मैंने कहा यह वाला भाग, यह एक जो है कि अब क्या होगा, ये जिला डिवाइड होगा। एक सेकंड माफी चाहता हूं। तो हमने कहा, हम कहें कि अब क्या होगा, ये जिला डिवाइड होगा, अब एक जिले में से 2 जिले बनेंगे। माफी चाहता हूं बच्चों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है ना, सुबह 4-4 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तब एक क्लास आप तक पहुंच पाते हैं। उसमें भी कुछ बच्चे हड़काते रहते हैं, है ना, डराते रहते हैं हमेशा कि गुरुजी भेजो व्हाट्सएप पर जो है कि लिंक। हमारी टीम बहुत कूल है ना, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सर क्या करें इन बच्चों का, कुछ तो बताओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ये लोग जो मदद कर रहे हैं ये भी आपकी तरह स्टूडेंट है, ये लोग भी क्लास ही कर रहे हैं अभी, और एक क्लास के बाद फिर काम करते हैं, हर क्लास करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। तो थोड़ा सा इनका भी ख्याल रखा करो बच्चे, है ना। ठीक है, एक सेकेंड ना, तो ये खांसी जुकाम तो चलता रहेगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने कह रहे पीपीटी से पढ़ाएं सर,
ये क्या है? ये पीपीटी नहीं तो क्या है बच्चे? अरे प्रभु प्रभु, पढ़ने पे फोकस करो। गुरुजी ये करें, गुरुजी वो करें, गुरुजी ये पढ़ाए वो अरे पढ़ो भैया, समझाया जाता है। यहाँ पर क्लास में ये नहीं होता है कि जो है कि सिर्फ जो है कि आके और लिख दिया गया है उसको अब पढ़ लो। पढ़िए थोड़ा सा। जानते हैं सब आप लोग दिक्कत क्या है कि अगर आप इस क्लास में 50,000 रुपए देकर एडमिशन लिए होते तो सही बता रहे, आप पता है ऐसे पढ़ते, एकदम आपकी नजर नहीं हटती, क्योंकि आपको पता है आपने 50,000 रुपए दिए। यहां पर आपको पता है पैसे तो दिए ही नहीं। इसीलिए जब मैं फ्री क्लास स्टार्ट कर रहा था, मुझे एक नहीं 10 एजुकेटर ने सजेस्ट किया कि सर देखना बच्चे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए क्लास, ये जो क्लास है लाइफ का यू टर्न बनेगी। देखते हैं। खैर चल, अब देखिए ये एक जिला है। इस जिले को हमने कहा कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है कि मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के और आपने कहा कि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं इसको ए और बी में डिवाइड करेंगे। अब ए और बी के बीच में जो सीमा होगी, आपने ऐसे क्या किया, एक पेन लिया उस पर खींच दिया। अब बताओ ये जो सीमा है ये कितनी चौड़ी होगी और इसमें कितना विवाद होगा। मालूम चला एक व्यक्ति का जो घर है उधर चला गया, खेत इधर चला आया, है ना। कोई धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं वो रहते इधर हैं, उनका जो है कि जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो भी स्थान है वो दूसरे स्थान पर चला गया। तो ठीक यही चीज ना क्या हुआ था रेडक्लिफ महोदय, इन्होंने जिस तरह से रेखा खींचा उससे स्पष्टता नहीं आ पाई, क्योंकि जब देश का विभाजन हो रहा था तो उस समय एक तो सांप्रदायिक माहौल था, दूसरा सांप्रदायिक माहौल के साथ साथ जिस तरह से सीमा खींची गई उसने दोनों देशों के अंदर क्या किया, असंतोष उत्पन्न किया। खैर, और ये जो असंतोष उत्पन्न हुआ इसी का जो खामियाजा है हमें आगे चलकर देखना पड़ा। ये सीमा गुजरात के कच्छ अर्थात जो हमारी सीमा प्रारंभ होती है ये गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र से प्रारंभ होती है, फिर हम राजस्थान में आते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर एक सीमा, इसके बाद ये देखिए कितनी बड़ी सीमा यहां पर हम साझा करते हैं, फिर हम पंजाब में आ जाते हैं, फिर जम्मू कश्मीर आ जाते हैं और फिर यहां पर हम लद्दाख वाला क्षेत्र देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को नया अभी ईद नहीं पता है कि सर एटलस क्या होता है, तो मैंने उनसे कहा एटलस एक किताब होती है और अगर आपने नहीं ली है तो एटलस जरूर ले लीजिएगा, बिना एटलस के पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर आएंगे तो ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसके साथ भी यहां पर सीमा लगती है। ठीक है, तो यह जो सीमा है गुजरात के कच्छ के रण से प्रारंभ होकर थार मरुस्थल, यहां से गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद थार मरुस्थल और फिर पंजाब की उपजाऊ भूमि होते हुए कश्मीर के पर्वतीय भाग तक जाती है। और जैसा कि हमने कहा 33 है ना किलोमीटर की सीमा हम साझा इसके साथ करते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ये क्यों लिखे गए हैं। एक बार यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ये दिया है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वह अलग अलग क्लाइमेटिक जोन से होकर गुजरती है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन से होकर गुजरती है। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। कैसे, जैसे यहां पर देखेंगे तो ये बहुत शुष्क एरिया है, यह आर्द्र एरिया, आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी है यहां पर आएंगे तो यह मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र की जलवायु अलग होती है और यह जो है पर्वतीय भाग है और इस पर्वतीय भाग की जलवायु क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा मैप पर खींची गई रेखा थी और इसी कारण कई जगहों पर यह रेखा नहरों को, सड़कों को, घरों को तथा धार्मिक स्थलों को भी क्या करती है, विभाजित करती है और यही विभाजन क्या होता है, आगे चल के तनाव का कारण बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद का तनाव है यह युद्धों की बारंबारता से देखा जा सकता है। आपको पता है कि जैसे ही विभाजन हुआ उसके कुछ ही दिन बाद जो है कि पाकिस्तान ने क्या किया, अपने यहाँ के सैनिकों को कबायली भेष में, अर्थात ये कहा कि भैया यहाँ के कबीले लोग हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना चाहते, वो कबीले लोग नहीं थे, उनको दिखाया इस रूप में जा रहा था जैसे वो अफगानिस्तान या फिर जो है कि पाकिस्तान के किसी क्षेत्र के कबीलाई लोग हो, लेकिन वह पाकिस्तान के जो है कि सैनिक थे। उन्होंने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था वहां पर प्रवेश कर गए। वहां पर राजा हरि सिंह जी महाराज थे, है ना, उन्होंने
कहा कि भारत से कहा कि भाई हमको सपोर्ट चाहिए, भारत ने कहा कि बिल्कुल सपोर्ट देंगे, लेकिन हमारे और आपके बीच में जैसा कि बातचीत चल रही थी, आप क्या करें, भारत पर विलय का हस्ताक्षर करें। जैसे ही भारत पर विलय के हस्ताक्षर हुए, भारतीय सेना पहुंच गई। तो वहां पर उसके बाद से आप देखेंगे तो पाकिस्तान बार बार जो है कि प्रयास करता है कि कश्मीर पर उसका नियंत्रण हो जाए, और इसी कश्मीर और भारत और जो है कि पाकिस्तान की सीमा का जो परिणाम है हमें युद्धों के रूप में देखने को मिलता है। अर्थात पाकिस्तान अगर बर्बाद हुआ है तो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसकी नीतियां गलत हैं, उसके पीछे बर्बादी के पीछे का एक कारण यह है कि उसको दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है वह है भारत के साथ उसकी लड़ाई। कभी अगर पाकिस्तान क्या करता, खुद बैठकर सोचता कि भैया हम भी तो क्या हुए थे, भारत के साथ ही आजाद हुए थे, हमें भी तो सभी संसाधन मिले थे और संसाधन बहुत बेहतर मिले थे, जितना उसका एरिया था ना उसके हिसाब से संसाधन बहुत बेहतर मिले थे। दूसरा, धार्मिक आधार पर वो देश बना था, ऐसे में उसका विभाजन ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान पहले दो था, कौन सा, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। तो आज का जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान होता था, तो वह अपने क्षेत्र पर ही सही पॉलिसी नहीं अपना पाए, अपने क्षेत्र के लोगों पर ही दमन करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश है, वहां के लोगों ने जो है कि विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उससे अलग हो गए, एक देश बन गया। लेकिन पाकिस्तान है कि समझता नहीं, ठीक है। तो खैर कश्मीर, अब जो कि हम दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वह कश्मीर को लेकर है, यह आपको पता है। इस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है, सियाचिन ग्लेशियर को अभी मैं दिखाऊंगा, कच्छ के रण को लेकर है, सर क्रीक को लेकर है। तो कल मैंने सर क्रीक वाले विवाद को बता दिया था, आज जो है कि सियाचिन और कश्मीर के छोटे से मुद्दे पर मैं बात करूंगा। दोनों देशों के मध्य विवाद का जो सबसे जटिल रूप है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, और जम्मू कश्मीर की अस्थिरता जो है कि वो पाकिस्तान का क्या है, परिणाम है। यहां पर देखिए, अब यहां पर देखने से पहले सबसे पहले इस मैप को देखें, ठीक है। यहां पर इस मैप को देखें, ठीक है, ये वाला मैप। अब इस मैप को देखेंगे तो आप यहां पर पाकिस्तान को देख पा रहे हैं, और पाकिस्तान को देखेंगे तो यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद हमारा है लद्दाख वाला क्षेत्र। ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब लद्दाख हमारा जो है वो यहां तक होना चाहिए, ठीक है, यहां तक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत के एक क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, और यह जो क्षेत्र हमारा होना चाहिए, यह जो क्षेत्र हमारा होना चाहिए, इसके अंदर का हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, ठीक है, इस पर क्या कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसी को बोला जाता है, देखो लिखा हुआ इंडिया साफ साफ, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका मतलब है भारत का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इन दोनों के बीच में एक आपको और रेखा देखने को मिलेगी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, युद्ध का परिणाम है। अर्थात जब यहां पर इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर उसने कब्जा कर लिया और भारतीय सेना जब यहां पर पहुंची तो युद्ध विराम जो किया गया वो यहीं पर कर दिया गया। अर्थात इसी क्षेत्र पर जो है कि दोनों सेनाएं ने युद्ध विराम किया, और तब से ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है यह पाकिस्तान के कब्जे में, ठीक है। यहां पर देखिए तो पाकिस्तान ने पीओके क्षेत्र पर कब्जा किया 1947 में। कबीलाई जो मैंने जैसा कि बताया कि कबीलों के भेष में वहां की आर्मी जो है कि कश्मीर में प्रवेश कर गई, और उन्होंने वहां पर बहुत सा उन्होंने कत्लेआम मचाया, और क्षेत्रों को पूरे जो है कि जम्मू कश्मीर पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जब जवाब दिया तब ये पीछे हटे। लेकिन उसी के बाद से आप देखेंगे तो ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वह इस पर उसी का नियंत्रण रहा, क्योंकि अभी दोनों ही देश आजाद हुए थे। ऐसे में और भारत क्या था, अंतरराष्ट्रीय नियमों का जो है कि पालन करने वाला देश है ना। भारत ने हमेशा यह कोशिश किया है कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उसका उल्लंघन हो। तो जब भी क्या हुआ, ऐसी कोई बात हुई, किसी देश के साथ तनाव हुआ और भारत के सामने ऐसा कोई प्रपोजल आया कि नहीं हमें शांति और समझौते से, बातचीत के माध्यम से, युद्ध विराम के माध्यम से चीजों को डील करना चाहिए, तो भारत ने वो तरीका अपना लिया, ठीक है।
तो पाकिस्तान इस क्षेत्र का प्रशासन दो हिस्सों, इसको वह कहता है, इसको जो है कि वो आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और गिलगित बाल्टिस्तान बोलता है। तो यह जो जिस क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया है उसको वह कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है कि यह आजाद कश्मीर है, जबकि हमारा जो क्षेत्र है इसको वह गुलाम कश्मीर बोलता है। और हमारे हिसाब से क्या हुआ कि यह हमारा वह हिस्सा है जिस पर क्या हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ। तो गिलगित बाल्टिस्तान और जो है कि जो आजाद, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर बोलता है, वो यही क्षेत्र है। ठीक है, अब यहीं से जुड़ा हुआ एक और चीज है और वह है आपका सियाचिन। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान, देखिए लिखा हुआ है, और यहीं पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्यों माना जाता है कि अगर इसके समुद्र तल से ऊंचाई आप देखेंगे तो लगभग 5500 मीटर से भी अधिक है। और इतने ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है यहां पर तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बर्फबारी के कारण यहां पर बर्फ का विस्तार रहता है। और इसी के कारण यह जो बर्फीला क्षेत्र है यहां पर भी युद्ध की नौबत जो है कि पाकिस्तान ने उत्पन्न कर रखा है। 1984 को पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात यह वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर एक पर्वतीय भाग है NJ 9842, NJ 9842, एक सेकेंड देखिए इसमें है क्या, अच्छा इसमें नहीं, ठीक है। यहीं पर जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है ना, यहीं पर एक पर्वत, आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो उसका इसका जिक्र आता है। तो यहां पर एक पर्वतीय भाग है NJ 9842 जिस पर पाकिस्तान अपना नियंत्रण चाहता है और इसे साल्टोरो के नाम से, साल्टोरो रेंज के नाम से भी जानते हैं। दरअसल यहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तान का यह मानना है कि अगर वह यहां पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो चूंकि यह ऊंचाई पर स्थित भाग है तो जो भी इंडियन आर्मी आएगी उस पर ऊपर से हमला कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी उसका प्रयास होता है, जब भी उसको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो क्या करता है, यहां सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का अभी जो प्रमुख हिस्सा है वो भारत के नियंत्रण में ही है। बस 2003 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ और तभी से दोनों देशों की सेनाएं यहां पर क्या होती हैं, तैनात रहती हैं। सियाचिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों की क्या है, दोनों पर हम नजर रख सकते हैं और दोनों की बाउंड्री साझा होती है। यहां पर देखिए ये रहा अक्साई चीन और यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, अर्थात भारत का वह क्षेत्र जिस पर किसने किया है, पाकिस्तान ने नियंत्रण, और इस पर किसने नियंत्रण किया, चीन ने। अब देखिए भारत के लिए क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, अर्थात इस पर एक हमारा जो है कि दूसरा एक पड़ोसी मुल्क जो कि अब जो है कि क्या है, जिसके साथ हमारा सीमा विवाद है, उसने कब्जा कर रखा है। इधर जो है कि चीन ने इस हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इस हिस्से में जो भारत का वह क्षेत्र जो चीन के कब्जे में है इसको बोला जाता है अक्साई चीन, यहां पर लिखा हुआ है। तो भारत इसीलिए इस पॉइंट को अब खोना नहीं चाहता और इसी के कारण कई जगहों पर आपने देखा होगा लेख लिखा मिलता है कि भाई ये जो है कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की रुचि क्यों है, रुचि नहीं, भारत की मजबूरी है। अगर भारत यहां से हट जाए तो चीन और जो है कि पाकिस्तान के लिए रास्ता क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सियाचिन पूर्वी कराकोरम रेंज पर स्थित है जो कि 5733 मीटर की औसतन ऊंचाई रखता है और इस औसतन ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है और यहां पर लगभग वर्ष भर बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर संक्षेप में हमने सीमा को देखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा को देखा। अब हम आ जाते हैं भारत और चीन की सीमा को। जैसा कि हमने कहा हम इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। अब हमने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमें यह पता चल गया कि भैया यह वाला जो क्षेत्र है ना, यह वाला क्षेत्र, यह क्या है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और यह जो मैदानी क्षेत्र है यह उपजाऊ भूमि के रूप में है, यह उपजाऊ भूमि के रूप में है। लेकिन यहां पर इतना विवाद नहीं है, जो असल विवाद है वह यहां पर है और यहां पर है, यहां पर है। और यह जो भाग है, यह जो क्षेत्र है, यहां पर कुछ नदियां हैं,
जैसे आपने झेलम सुना होगा, चेनाब सुना होगा। इन नदियों का जो जल है, उस जल नदियों के किनारे का जो भाग है उसको लेकर विवाद उभरता है। यहाँ पर जो पर्वतीय भाग है, उन पर्वतीय भागों पर नियंत्रण का जो कि पर्वतीय भाग पर किसका नियंत्रण है, इसको लेकर विवाद उभरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो एरिया पीओके का है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। भविष्य में अगर कुछ ना हो, भारत क्या करे, इस पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले ले और यहां पर टूरिज्म को प्रमोट कर दे, तो विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टक्कर दे सके। आप सब लोगों ने सुना होगा कि भैया स्विट्जरलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड में क्या देखेंगे, बर्फ देखेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देखेंगे। जितनी बर्फ, जितनी शांति, जितनी खूबसूरती इस क्षेत्र में है, उतनी खूबसूरती दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। बस है क्या, अशांति है, और यही अशांति यहाँ के विकास के में बाधक बनती है। खैर, हम आ जाते हैं अपने अगले देश पर, और ये है आपका चाइना। तो चाइना को देखेंगे तो चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री चालू होती है वह लद्दाख से होकर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ जाता है, और फिर यहाँ पर एक और हमारा भाग मिलता है सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश को से यहाँ पर सीमा लगती है। आपको पता है कि वर्ष 2020 से ही भारत और चीन की सीमा पर विवाद बना हुआ, और इस विवाद का जो प्रमुख कारण है वह यहाँ पर गलवान घाटी। गलवान घाटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, यहीं पर है गलवान घाटी, गलवान घाटी। और यहीं पर एक झील है पैगोंगसो लेक, पैगोंगसो झील, और वो पैगोंगसो झील जो का भाग है उस पर कितना नियंत्रण हो, गलवान घाटी पर किसका नियंत्रण हो, इन्हीं चीजों को लेकर अभी चाइना के साथ जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? हम लोग इसको समझ पाए कि नहीं? हम लोग पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद है उसको समझ पाए कि नहीं बच्चों? ठीक है, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कर लिया कीजिए, सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिए बच्चों। थोड़ा सा तो दिल को बड़ा करो। हाँ, कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा सपोर्ट करो बच्चों। हमारा और आपका जब अब जो जुड़ाव है ना, वो रिजल्ट के लिए है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से अपनी मित्रता दिखाओ। रिजल्ट मित्र, हमने तो मित्र आपको मान लिया, आप भी मित्र मानो हमको, हमारी टीम को सपोर्ट करो, है ना। गौरी दुबे, सर जी मैंने टेलीग्राम ग्रुप लेफ्ट कर दिया, अब किसे शेयर करूं? मत करो बच्चे, ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी टूट रहा है। अगर आप ना शेयर करके खुश हैं तो आप खुश रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल, यहां पर तो भारत चीन जो सीमा विवाद है, भारत चीन के बीच में जो सीमा है ना, वो 3488 किलोमीटर के, एक सेकंड, 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों देशों के मध्य जो है कि 3488 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है, और ये जो सीमा है वह भारत के लद्दाख। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, बहुत से लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। उनको लगता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी भी वैसे ही हैं। तो प्लीज चीन के साथ इसकी सीमा जम्मू कश्मीर की नहीं लग रही है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लद्दाख के साथ, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ आगे, है ना, ये हमारी सीमा साझा करते हैं। ये जो क्षेत्र है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसकी भी ज्योग्राफी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है और यहाँ पर घाटियां मिलती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सीमा का जो निर्धारण जो है कि काफी कठिन हो जाता है। जैसे जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में सीमा का जो निर्धारण है वो आसान होता है।
क्यों? क्योंकि मैदान एक समतल भाग है और उससे आप एक सीधी लकीर या जो भी सीमा आप निर्धारित करना चाहें कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी जो ज्योग्राफी काफी कठिन है और यहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं हुआ कि एक एक पॉइंट पर दोनों देश के लोग आए और वह बैठे कहें कि भैया ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा। अब देखो, कोई भी जब दो पक्ष बैठेंगे तो हर पक्ष ये चाहेगा कि उसके हिस्से में अधिक से अधिक भाग आए। तो अगर पहले से, चूंकि अब तो क्या है, विवाद बढ़ चुका है, अब तो कोई भी देश एक इंच भी अपना खोना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर पहले से सीमा विवाद को सही से सुलझाया गया होता तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सीमा जो विवाद है उसके पीछे का एक कारण है ज्योग्राफी। इंटरव्यू में एक प्रश्न मेरे ही स्टूडेंट से पूछा गया था जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था। उनसे पूछा गया कि भारत चीन सीमा विवाद में वहां की ज्योग्राफी को आप कैसे देखते हैं। और अब तो ये सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न हो सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारत चीन सीमा विवाद की जटिलता में आप ज्योग्राफी को कैसे रिस्पॉन्सिबल मानते हो। तो ज्योग्राफी यहां की जो है उसको सही से समझ लीजिएगा, नहीं तो दिमाग चकरा जाएगा, है ना। तो ये जो क्षेत्र है अत्यधिक उबड़ खाबड़ है ना, ये जटिल भूगोल वाला है। जटिल भूगोल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अधिकांश क्षेत्रों में बर्फ देखने को मिलेगी, यहाँ पर पर्वतीय भाग देखने को मिलेंगे जो बहुत उबड़ खाबड़ है, कहीं कहीं यहीं पर घाटियां मिलेंगी और यहीं पर नदियां भी हैं। और ये नदियां जो है ये हमेशा सीधी भी नहीं बहती हैं, तो ये क्या होता है, इसकी भूगोल को जटिल बना देती हैं। और साथ ही साथ ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश जो नीति थी, देखिए ये जो आप चाइना देख रहे हैं इसके ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है। तो तिब्बत पहले एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वह इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो नीतियां अपनाया, अगर उन नीतियों में भारत के हितों का ख्याल रखा गया होता तो शायद सीमाएं ज्यादा स्पष्ट होती। लेकिन ब्रिटिशर्स यहां भारत की नीतियों के लिए नहीं आए थे, वह तो अपने व्यापार के लिए आए थे, अपने लाभ के लिए आए थे और वही करना वह चाहते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश नीति के कारण यहां पर स्पष्ट सीमांकन नहीं हो पाया। दोनों देशों के मध्य सीमा 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है पश्चिमी सेक्टर। तो अब देखिए ये पश्चिमी सेक्टर क्या है, ठीक है, ये वाला जो भाग है ना ये पश्चिमी सेक्टर है। ठीक है, ये पश्चिमी सेक्टर है। ये वाला जो भाग है ये मध्यवर्ती सेक्टर है और इसको बोलते हैं पूर्वी सेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो शब्द बता रहा हूं कि भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में हम बांटकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा पश्चिमी सेक्टर, ये मध्यवर्ती और यह है पूर्वी सेक्टर। और तीनों जगहों पर जटिलता है, लेकिन सर्वाधिक जटिलता इस समय यहां पर और यहां पर बनी हुई है। ठीक है, अभी आपने देखा था गलवान घाटी वाला क्षेत्र, दौलत बेग ओल्डी वाला क्षेत्र चर्चा में बना हुआ था। गलवान घाटी में तो कितनी हिंसक झड़प हुई। अभी कुछ समय पहले आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में माफी चाहता हूं बच्चों, माफी चाहता हूं, एक सेकंड पानी पी लेने दो बच्चों, थोड़ा माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं बच्चों। बताओ, खांसी में भी आंसू आ जाते हैं बच्चों। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर लो बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा हाँ ये इसको 34-88 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहा यहां की जो सीमा है 3 सेक्टर में हम डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं, पश्चिमी सेक्टर, मिडिल सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। अब देखिए ये जो चाइना है, ये चाइना पहले यहां पर नहीं था, ये इधर हुआ करता था, इधर, और बीच में था तिब्बत। और तिब्बत जो, जैसा कि यहां पर लिखा भी है, तिब्बत क्या था, एक स्वायत्त देश था, स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता। स्वायत्त का मतलब यह है कि इसको देश के रूप में तो पहचान नहीं मिली हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी नीतियों को अपने हिसाब से बना रहा था, कोई दूसरा देश यहां पर इंटरफेयर नहीं कर रहा था। लेकिन इसी बीच में यहां पर जो चाइना था वो 1949 में एक सेकंड, 1949 में
चाइना क्या हुआ, एक देश के रूप में आया। आपको पता है जो चाइना है, यहाँ पर गृह युद्ध हुआ, लंबे समय तक गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध के बाद यहाँ के जो माओ से तुंग की जो सरकार बनी, या फिर यहाँ पर साम्यवादी सरकार बनी। अब देखिए कोइंसिडेंस देखिए, 1949 में जब यहाँ के चाइनीज लोग कहते हैं कि अब हम एक देश हैं, क्यों? क्योंकि यही यहाँ के ही कुछ लोग भागकर, आपने सुना होगा, एक द्वीप पर चले गए थे। उस द्वीप का नाम आप कमेंट में बताइएगा। तो जब चीन में गृह युद्ध हुआ, उस गृह युद्ध के बाद यहां पर जो सरकार बनी, उसको कोई भी देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। अर्थात ना ही पाकिस्तान, ना ही यूनाइटेड नेशन का कोई अन्य देश इस देश को देश के रूप में मान्यता दे रहा था, जो चाइना है। तो 1949 में जो चाइना बना, उसको एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश पता है कौन है? हम लोग, भारत के लोग। तो भारत ने सबसे पहले अपने पड़ोसी को क्या किया? एक देश के रूप में मान्यता दिया। अब यहीं से बात क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। भारत ने तो सोचा कि चलो हमारे पड़ोस में है और उसके साथ हमारी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती है, क्योंकि बीच में तिब्बत है, और तिब्बत क्या करेगा? एक बफर स्टेट का काम करेगा। तिब्बत एक बफर स्टेट का काम करेगा। प्रश्न आएगा कि बफर स्टेट क्या होता है? तो बफर स्टेट का मतलब एक ऐसा राज्य जो दो देशों के बीच में बाउंड्री का काम करते हो। जैसे तिब्बत जब तक यहां पर था, वह भारत की सीमा और जो है कि चीन की सीमा को अलग कर रहा था, दोनों के मध्य में था ये बफर स्टेट। तो भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। भारत को लगा कि ठीक है, यहां पर ये अपना लड़ रहे थे, अब देश के रूप में बन गए हैं, पड़ोस में है, व्यापार करेंगे। चूंकि दोनों के साथ संबंध तो पहले से ऐतिहासिक रूप में ठीक ही रहे थे, तो यहां पर भारत ने सबसे पहले क्या किया? चीन को देश के रूप में मान्यता दे दी। उसके बाद जो है कि अन्य देश मान्यता देने। और यही जो चीन है, जब देश के रूप में आया तो इसने देखा भैया यहां पर है तिब्बत, और तिब्बत को उसने क्या किया? अपना कब्जाना चालू कर दिया। अच्छा, ये जो तिब्बत वाला भाग है, यहां पर चाइनीज जो शासक होते थे, जैसे आपको पता है भारत में भी जो है कि बड़े बड़े शासक हुए, ऐसे ही कुछ शासक चाइना में भी हुए। तो जब चाइना में शक्तिशाली राजा आते थे, वो तिब्बत वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे, और जब वहां पर कमजोर शासक आते थे, तिब्बत के लोग अपने आप को आजाद कर लेते थे। लेकिन जब चाइना एक देश के रूप में आया, इसने कहा कि अब तो हम तिब्बत को अपना हिस्सा बनाकर रहेंगे। 1949 के बाद से ही उसने तिब्बत के क्षेत्रों पर क्या किया? कब्जा करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे उसने तिब्बत को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश हमारा देश ही था। ठीक है, दोनों देशों के मध्य तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में था, लेकिन देश के रूप में स्थापित होने के बाद चीन तिब्बत पर नियंत्रण उसने बढ़ा दिया, और तिब्बत में चीन की सेना ने हिंसा शुरू कर दी। हिंसा इस रूप में कि कत्लेआम होने लगे। तिब्बत के जो लोग थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जिनका एक सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से था, और ऐसे में चिंता यह थी कि आखिर किस तरह से इन चीजों को डील किया जाए। तो भारत ने यह निर्णय लिया कि भाई देखो, अभी चूंकि हम आजाद ही हुए हैं, हमारे पास सैन्य क्षमता भी ज्यादा नहीं है, दूसरा हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करने के लिए यह जरूरी है कि अभी हम किसी युद्ध में ना पड़े। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और ऐसे में कोई कहे कि चलो लड़ाई कर लो, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लड़ाई करेंगे, है ना, अभी हम पढ़ेंगे, है ना, पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे, है ना, समय आएगा तो लड़ लेंगे, अभी नहीं, अभी पढ़ना है ना, यही बात होगी। तो यहां पर भी यही हुआ कि चीन ने क्या किया? तिब्बत पर अपना कब्जा करना चालू कर दिया। भारत इस चीज को देख रहा था। तिब्बत ने कई बार जो है कि भारत से आग्रह भी किया कि आप इसमें इंटरफेयर करें, लेकिन भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका यह मानना था कि नहीं, अगर हम इस समय किसी देश के आंतरिक मुद्दे में उलझेंगे तो हमारे लिए तनाव बन जाएगा। तो जैसे होता ना कि भैया ये आपके घर की बात है, आप अपने घर में डील कर लो, ठीक भारत ने इसी तरह से यह चीन का आंतरिक मुद्दा मानते हुए इसमें हस्तक्षेप ना करने की बात की, और इसी में क्या होता है? पंचशील समझौता हो जाता है। पंचशील समझौता जो होता है वो भारत
और चीन के बीच में होता है। इसमें ये होता है कि भाई देखो, हम आपके आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप मत कीजिए। दूसरा, दोनों ही देश क्या करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का पालन करेंगे। तीसरा, कोई भी युद्ध की कंडीशन नहीं क्रिएट करेंगे। इस तरह से 5 चीजों को लेकर पंचशील समझौता हुआ, और पंचशील समझौता करके भारत ये इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अब हमारा चाइना के साथ कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन चाइना क्या जो समझौते से मान जाए, तो उसने क्या किया, 1958 तक आते आते चाइना ने तिब्बत में एकदम कत्लेआम मचाना चालू कर दिया। अब ऐसे में जो बौद्ध धर्म के लोग थे वह भारत में शरण चाहते थे, और सबसे बड़ी बात है कि तिब्बत के जो लोग हैं उनके ऊपर जो शासन करने की अधिकार होता है वो होता है दलाई लामा का। जैसे कि आपको पता है कि दलाई लामा एक धार्मिक जो है कि नेता है, लेकिन उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों से तिब्बत के लोग शासित होते आए थे, तो उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट थे। और यहां पर चाइना ने क्या किया, दलाई लामा को मारने का प्लान बना लिया। ऐसे में बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने दलाई लामा को कन्विंस किया कि हमें यहां से हटना होगा, और इसी का परिणाम यह होता है 1959 में लगभग 80,000 समर्थकों के साथ दलाई लामा जो है कि तिब्बत को छोड़कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब भारत में प्रवेश कर गए, यहीं से क्या हुआ, चाइना नाराज हो गया। चाइना ने कहा अरे ऐसे कैसे, भारत से कहा कि आपने उनको शरण क्यों दी। तो भारत ने कहा कि देखो भैया, आप भी एक देश हो, कोई व्यक्ति अगर आपके पास शरण मांगने आएगा तो शरण तो दुश्मन को भी दे दी जाती है, और यहां पर तो दुश्मनी की कोई बात भी नहीं, तो हमने शरण दिया है, हम आपके यहां के विद्रोह को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। चाइना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे यहां के विद्रोही लोगों को क्या कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो, और इसी पर विवाद ठन गई। और यह जो बात है, चाइना ने बस इसको क्या किया, बस एक ये कहते हैं ना बहाना बनाना, बस, बाकी तो वो क्या करना चाहता था, भारत पर अटैक करना ही चाहता था। और इसी का परिणाम यह हुआ कि 1962 में क्या हुआ, उसने हम पर युद्ध थोप दिया। अब जब युद्ध थोप दिया तो उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि उनकी जो चाइनीज जो सोल्जर है वह अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से में प्रवेश कर गए। ठीक, वह इस वाले हिस्से में भी आ गए और इस वाले हिस्से में, अर्थात पश्चिमी, पूर्वी और जो मध्यवर्ती सेक्टर है, तीनों जगहों पर दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं जब एक दूसरे के आमने सामने आ गई, चूंकि भारत के लिए यह थोपा गया युद्ध था, भारत इस चीज के लिए तैयारी नहीं था। भारत तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से खुश था, लेकिन चाइना क्या कर रहा था, कुछ और तैयारी कर रहा था, जिसका परिणाम हमें क्या होगा, हमें जो है कि ज्यादा भुगतना पड़ा। उसने हमारे एक बड़े हिस्से पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने तो यहां पर तिब्बत के भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां से वह क्या हो गया, पीछे हट गया। लेकिन अभी भी यह जो क्षेत्र है इसका बड़ा हिस्सा क्या है, चाइना के नियंत्रण में। चाइना यह कहता है ये हमारा पहले से, भारत कहता है कि भैया नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा इस वजह से नहीं है कि तुम पुरानी जो ट्रीटी हुई है उसको देखो, है ना, उसको देखो। अब देखें, ये जो पश्चिमी भाग है, यह जो पश्चिमी भाग, अब पश्चिमी भाग का ये जो भाग है पश्चिमी भाग, ये भारत के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यह क्या हुआ था, यह जम्मू कश्मीर के हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यह जो जम्मू कश्मीर का रियासत का हिस्सा होता था। वहीं चाइना यह कहता है, चीन यह कहता है कि नहीं, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम अक्साई चीन कह रहे हैं, वह चीन के शिनजियांग प्रांत का हिस्सा है। अर्थात उसने अपने पास जो डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है उसके हिसाब से यह जो हिस्सा है वह चीन के शिनजियांग प्रांत का हिस्सा है। देखिए, चाइना जब भी किसी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है तो क्या करता है, पहले अपने यहां पर किसी क्षेत्र को कहना चालू कर देता है कि देखो भाई ये हमारा है, हमारा है, और कुछ पुरानी किताबों में उसका वो जिक्र करवाता है या उसका कोई रेफरेंस ले लेता है, वो किसी भी रूप में, और फिर कहता है कि देखो हमारा तो इस क्षेत्र के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ये हमारा क्षेत्र रहा है और हम इसको अब क्या करेंगे, लेकर रहेंगे। ठीक है, तो ये कहता है। अब इसमें एक चीज जो चीज आती है वो ये है कि 1865
1865 में एक जॉनसन लाइन बनाई गई। अब देखिए जॉनसन लाइन 1865 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स में जॉनसन महोदय हैं। और ये जो जॉनसन महोदय हैं, इन्होंने क्या किया, दोनों देशों के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया, वो सीमा कुनलुन पर्वत। तो जिन लोगों ने ज्योग्राफी पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता है यहां पर हिमालय पर्वत है और उसके उत्तर में है कुनलुन पर्वत। ठीक है, तो 1865 में, ठीक है, 1865 में जो जॉनसन लाइन खींची गई वो कुनलुन पर्वत से होकर गुजरती थी। और ध्यान दीजिएगा इस जॉनसन लाइन में यह जो अक्साई चीन वाला भाग है, वह भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है, भारत के रियासत में दिखाया गया है। अर्थात 1865 में जो अंग्रेज हैं, तब जो वहां पर जो है कि लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, सीमा का निर्धारण किया जा रहा है, तो उस समय भी अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र हिस्सा है, अर्थात यह वाला जो भाग है, यह किस में दिखाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के रियासत में। लेकिन समय आगे बढ़ा, और जब समय आगे बढ़ा, समय आ जाता है 1890। तो 1890 में फिर से क्या होता है, एक समझौता होता है, और इसको बोलते हैं, ये जो सीमा का निर्धारण होता है वो होता है मैकडोनाल्ड सीमा निर्धारण। ठीक है, अब यह होता है 1890 के आसपास, 1890 के दशक में। और इसमें यह जो क्षेत्र है अक्साई चीन वाला, इसको किस में दिखा दिया गया, चीन में दिखा दिया गया। अब देखिए इस दोनों ही समय पर क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स को जब लगा कि उनको क्या है, चाइना को फेवर करना चाहिए, तो उन्होंने इस हिस्से को चाइना का दिखा दिया। और जब उनको लगा कि नहीं, ये वाला क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट है भारत के, हमारे लिए, भारत में रहने के लिए, तो उन्होंने इसको क्या किया, भारत का क्षेत्र दिखाया। ठीक है, अब देखिए विवाद यह है कि भारत का कहना यह है कि भैया यह जो 1865 में जॉनसन लाइन खींची गई थी, इससे सीमा का निर्धारण होना चाहिए। वहीं चाइना यह कहता है कि 1890 में जो मैकडोनाल्ड सीमा निर्धारण किया गया था, उसके हिसाब से होना चाहिए। और इसी को लेकर क्या है, दोनों के यहां विवाद है। दूसरा, यहां की जो ज्योग्राफी क्या है वो भी जटिल है। ऐसे में निश्चित रूप में सीमा कहां से मानी जाए वो विवाद है। और ये जो विवाद है इतना ज्यादा जटिल है कि 1962 में भी यहां पर संघर्ष हो चुका है। 1962 के बाद बीच बीच में यहां पर झड़पें हुई, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, दोनों देशों के बीच में जब भी संघर्ष होगा तो जो है कि बंदूक नहीं चलेगी, हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन गलवान घाटी वाली जो हिंसा हुई, आप उससे इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये था आपका पश्चिमी सेक्टर। इस पश्चिमी सेक्टर में ही आपका जो है कि गलवान घाटी का क्षेत्र है, पैगोंगसो लेक का क्षेत्र है, दौलत बेग ओल्डी वाला क्षेत्र है, जिसको मैं कभी जो है कि भारत चीन सीमा पर एक स्पेस, जो भारत चीन संबंध में पढ़ाऊंगा आपको आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अब आ जाते हैं मिडिल वाला। तो मिडिल वाला ये जो क्षेत्र है, 1962 के वॉर के समय ही थोड़ी बहुत यहां पर दिक्कत हुई, बाकी यहां पर शांति बनी रहती है। अर्थात चाइना यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वह जो इंटरेस्ट दिखाता है वह यहां पर, यह पूर्वी सेक्टर है। और यह पूर्वी सेक्टर का, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर है तवांग क्षेत्र। क्या है, तवांग क्षेत्र। तो वह तवांग क्षेत्र को कहता है कि वह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इसको क्या करता है, वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बनाता है। और वो उसके पीछे का कारण क्या है, देखिए तिब्बत के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो इनके यहाँ बौद्ध मठ का बहुत जो है कि प्रचलन है। अब ये जो तवांग का बौद्ध मठ है, यह एशिया के बौद्ध मठों में शामिल किया जाता है, ये काफी प्रतिष्ठित है। तो ऐसे में चूंकि उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के लोग तवांग मठ में आते थे, तो उसने कहा कि ये भी हमारा है। कई बार तो वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र बनाता है, और इसके कारण यहां पर सीमा विवाद बढ़ जाता है।
यहां पर जो सीमा विवाद है, यहां पर ये देख सकते हैं पूर्वी सेक्टर जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, भूटान से, और भूटान से होकर इस पूरे अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को अपना मिलता है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में गए, चाइना नाराज हो गया। और अभी तो क्या, कभी भी कोई भी हमारे यहां से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब यहां पर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, कहते हैं हमसे परमिशन लो। भारत कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम तुमसे परमिशन लें, ये हमारा क्षेत्र है। कहता नहीं, ये हमारा क्षेत्र है। और इसने अब क्या किया है, यहां पर गांव बसाने चालू कर दी। चाइना ने क्या किया है, अपने यहां पर स्कीम लॉन्च कर दी कि भैया जो भी क्या होगा इस बॉर्डर वाले एरिया पर रहेगा, हम उसको जमीन देंगे, घर बना कर देंगे, बिजली में छूट देंगे और आपको पैसा भी देंगे। अब वो क्या कर रहा है, स्थायी बस्तियां यहां पर बसा रहा है। और ऐसा ही एक विवाद यहां पर भी, ये है डोकलाम, ये है डोकलाम। और इस डोकलाम विवाद 2017 में तो ये डोकलाम विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लगा कि फिर से 1962 की तरह वॉर हो सकता है। अब ये डोकलाम को देख पा रहे हैं, ये हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र, यहां भूटान और यहां पर चाइना। और चाइना क्या करता है, कहता है कि नहीं हम डोकलाम वाले क्षेत्र पर भी अपना क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और इसके वजह से ये विवाद बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के साथ हमारी जो लगी हुई बाउंड्री है 3488 किलोमीटर की, वह शांत सीमा नहीं है, वह अशांत सीमा है। और उस अशांत सीमा के पीछे का जो कारण है वह क्या है, चीन की साम्राज्यवादी नीति। अब जो चीन है इसकी साम्राज्यवादी नीति, इस चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका शिकार सिर्फ भारत ही नहीं है, सिर्फ भारत नहीं, चीन की सीमा जितने भी देशों के साथ लगती है, सबके साथ, जितने भी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, सबके साथ इसका विवाद है। अगर आप चीन से ऊपर की ओर जाएंगे तो रूस आपको एक देश मिलेगा, और रूस आपको पता है न्यूक्लियर पावर वाला देश है। इस समय चाइना और रूस के रिश्ते अच्छे हैं। कारण यह है कि दोनों का कॉमन दुश्मन है अमेरिका, और इसके वजह से दोनों चाइना और रूस एक हो गए। अदरवाइज चाइना ने क्या किया है, रूस के साथ भी सीमा विवाद उत्पन्न कर रखा है। लेकिन ये चाइना को भी ये पता है कि भले वो कितना शक्तिशाली हो गया है, लेकिन रूस जब चाहे उसको बहुत पीट सकता है, क्योंकि रूस के पास न्यूक्लियर पावर क्या है, ज्यादा है। दूसरा, चाइना अब मजबूत हुआ है, रूस पहले भी मजबूत रहा। अभी भले ही चाइना और रूस को काफी पीछे छोड़ चुका है आर्थिक मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी जो है कि रूस का जो डोमिनेंट नेचर वो बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना के साथ जो विवाद है वह सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ और जितने भी द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके साथ। आप फिलीपींस के साथ उसका विवाद देख सकते हैं, है ना, आप जो है कि जापान के साथ उसका विवाद देख सकते हैं, आप वियतनाम के साथ देख सकते हैं, ताइवान के साथ देख सकते हैं। जितने भी देश हैं सभी के साथ उसका सीमा विवाद बना हुआ, जो ये बताता है कि चीन अब जो है कि साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। जैसे चाइना इस समय आपको पता है कि वह अमेरिका के पास अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा पावर इस समय माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, इतना ज्यादा नहीं है। उसने आर्थिक वृद्धि कर ली है, लेकिन विश्व उसको नेता नहीं मान रहा। अब वो सोचता है कैसे नेता माने, तो क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और लड़ाई झगड़ा करके अपने पावर को दिखाना चाहता है, और इसी के कारण ये विवाद उभरते रहते हैं। तो देखो, हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमा को देखना था, तो आज दो देशों का हमने सीमा देख लिया। कल अब हम जो है कि क्या करेंगे, नेपाल का जो सीमा विवाद है उसको मैं कभी IR में डिस्कस कर दूंगा। कल से जो आपकी क्लास होगी वह होगा भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। हालांकि इससे पहले हमें एक चैप्टर पढ़ना होगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में मतलब हम ये देखेंगे कि आखिर पृथ्वी का निर्माण किस किस काल में हुआ, और अगर इसको हम समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम समझ पाएंगे कि भारत की भू आकृतियां मतलब लैंडस्फॉर्म। जैसे हम इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में हमें देखना होता है कि उत्तर का पर्वतीय भाग हम देखते हैं, उत्तर के पर्वतीय भाग में हम पूरा हिमालय क्षेत्र को देखेंगे, फिर हम जो है कि मैदानी क्षेत्र को देखेंगे, फिर पठारी क्षेत्र को देखेंगे, फिर तटीय क्षेत्र को देखेंगे, द्वीपीय क्षेत्र को हम देखेंगे। तो कल से भारत के भू आकृतिक प्रदेशों वाला जो चैप्टर है वह स्टार्ट होगा, और
यहाँ ये जो आज मैंने बताया यह तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे टॉपिक तो नहीं पूछे जाएंगे, भारत चीन सीमा विवाद क्यों पूछेगा, वो सर क्रीक विवाद क्यों पूछेगा, कच्चा तीबू। तो वो दरअसल ऐसा इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पेपर देखा नहीं लास्ट ईयर का, लेकिन जो वो पेपर देखते आए हैं उसमें जो टॉपिक होता है वो भारत का भू आकृतिक प्रदेश खूब होता है। तो कल से भारत का भू आकृतिक प्रदेश हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे 3 बजे, और 3 बजे क्या होगा, करंट अफेयर्स के मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा। फिर मिलेंगे हम 5 बजे, जहां पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं करूंगा। और फिर उसके बाद हम मिलेंगे 8:30 पर, और 8:30 पर फिर से मैं करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग पा रहा हो कि कुछ रटाया नहीं जा रहा, समझकर बातचीत के माध्यम से टॉपिक को पढ़ाया जा रहा, तो सेशन को शेयर कीजिएगा। और कल से भू आकृतिक क्लास, भारत का भू आकृतिक क्लास जो चालू होगा, है ना, लेक्चर 5 होगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।